तो वी आर इनटू यूनिट 3। जो आपकी यूनिट 3 है उसका टाइटल है पर्यावरण प्रदूषण। सो लेट्स स्टार्ट। पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? सो पर्यावरण प्रदूषण मतलब पर्यावरण के किसी घटक। पर्यावरण क्या होता है, हमने पहली यूनिट में उसकी डेफिनेशन समझी थी। पर्यावरण मतलब परि जमा आवरण। ठीक है, हमारे चारों ओर जिस जो भी चीज़ें हैं वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। और इसके जो मुख्य घटक हैं, मुख्य घटक क्या हैं? वायु, जल या भूमि। अब इन तीनों में जो पर्यावरण के घटक हैं, चाहे वो वायु है, जल है या भूमि है, उसमें हानिकारक पदार्थों की मात्रा सामान्य सीमा से अधिक जब हो जाती है तो उस स्थिति को प्रदूषण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे जो वायु है, जल है या भूमि है, जैसे मान लो वायु का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके अंदर सारी गैसेस हैं। उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अलग अलग मात्रा में उसमें जल वाष्प भी हैं। ठीक है, राइट। लेकिन इनमें से किसी एक तत्व की मात्रा अगर किसी लिमिट से ज़्यादा जब हो जाती है तो क्या बन जाती है? वो हानिकारक बन जाती है। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? वो हानिकारक हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं हम प्रदूषण। एक बैलेंस जो बना होता है इन तीनों में, चाहे वो जल है, भूमि है या वायु। अब प्योर प्योर वाटर तो आपको मिलेगा नहीं, उसके अंदर थोड़ी इम्प्योरिटीज होती हैं, थोड़ी उसमें विशुद्धियां होती हैं, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर हो तब वो प्रदूषण नहीं कहलाती, क्योंकि वो एक स्तर से नीचे रहती हैं। अगर वो उस स्तर से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब वो चीज़ क्या है? वो प्रदूषण कहलाती है, जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इससे क्या होता है? प्रदूषण से क्या होता है? जिसमें आपकी फिजिकल, भौतिक या केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस जो है वो पर्यावरण की गुणवत्ता को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है? पर्यावरण के जो घटक हैं, चाहे जल है, वायु है या भूमि है, उनमें हानिकारक पदार्थों की मात्रा जब एक सामान्य सीमा से अधिक हो जाती है तो उस स्थिति को प्रदूषण कहते हैं। अब इसके घटक, मुख्य घटक जो प्रभावित होते हैं, तो ये तीन चीज़ें: वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, जिसको हम अ, जो तीनों हमने अभी पढ़े, वायु, जल या भूमि। तो भूमि मतलब स्थल मंडल, जल मंडल जिसमें पेयजल और जो जलीय पारिस्थितिकी, जिसको एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं हम, वो। और साथ में वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल में हवा होती है। तो हवा क्या करते हैं हम? जीव जंतु सांस लेते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें प्रदूषण होगा तो क्या होगा? आपके जो सांस लेने लायक जो वायु है, वो उसकी गुणवत्ता जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, स्थल मंडल, जमीन पे क्या होगा? जमीन पे जो प्रदूषण हो जाएगा तो क्या होगा? जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी, उसकी जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो कम हो जाएगी और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं जो पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी हुई हैं। तो इस स्लाइड में हमने सीखा पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उसकी क्या परिभाषा है और उसके मुख्य घटक जो प्रभावित होते हैं पर्यावरण के, वो है वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। वायुमंडल में क्या होता है? जो सांस लेने लायक जो वायु है उसकी गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है। जलमंडल में क्या होता है? जो पेयजल है या जो एक्वाटिक या जो जलीय पारिस्थितिकी है, इकोसिस्टम है, उसमें उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। राइट। सो सबसे पहले हम सीखेंगे अब पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, प्रदूषक हैं क्या चीज़ें, कौन से जो पदार्थ हैं उन्हें हम प्रदूषक बोल सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो पर्यावरण से मिलकर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक मतलब पॉल्यूटेंट इंग्लिश में। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति और रासायनिक प्रक्रिया, इसके आधार पे हम इनको दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। दो दो टाइप्स के होते हैं, कहने का मतलब सीधी सी भाषा में ये दो तरह के होते हैं। एक है प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक, जिसको प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं। प्राइमरी वो होते हैं जो सीधे जाके अपने हमारे पर्यावरण को, पर्यावरण सिर्फ ये मत समझो कि हवा ही है। पर्यावरण में भूमि, जल और वायु, ये तीनों आते हैं।
जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल, तीनों। तो जो पदार्थ सीधे जाकर हमारे पर्यावरण को, चाहे वो भूमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, उसमें सीधे जाके जो प्रदूषण करते हैं बिना किसी दूसरी रिएक्शन के, तो उनको कहते हैं हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स या प्राथमिक प्रदूषक, राइट। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सीधे जाके वायुमंडल को, हमारे जो हमारा वायु मंडल है, चाहे जलमंडल है, चाहे भूमंडल है, उसको सीधे जाके प्रदूषित कर देते हैं, राइट। दूसरे होते हैं द्वितीयक प्रदूषक, जिनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ये जो हैं, ये प्राथमिक प्रदूषकों के वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। कहने का मतलब, जो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हमने पढ़े, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये किसी और से रिएक्शन करके, किसी और से अभिक्रिया करके, केमिकल रिएक्शन करके कुछ और बना देते हैं, दूसरा एक, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी में क्या हुआ, सीधे का सीधा जो भी पॉल्यूटेंट है, जो भी प्रदूषक है, वो अपने आप जाके प्रदूषण पैदा कर देता है। सेकेंडरी में क्या हुआ, जो ये प्राइमरी हैं, ये आपस में किसी और पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, केमिकल रिएक्शन करके एक एक दूसरा एक पॉल्यूटेंट बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। जैसे स्मॉग है, स्मॉग में क्या है, जब धुआं और कोहरा दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉग बन जाएगा। स्मोक प्लस फॉग, आपने देखा होगा बरसात के दिनों में, जब ये धुंध पड़ी होती है और साथ में धुआं उससे मिल जाता है, चाहे वो गाड़ियों से निकला हो या घरों से निकल रहा हुआ, तो बहुत ही थिक जैसा एक कवर बन जाता है धुएं का, जिसको कहते हैं हम स्मॉग। जिसमें क्या मिला होता है, दो चीज़ें, धुआं और कोहरा, राइट। उसी तरह से पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट, PAN, पैन जिसका पूरा नाम है। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रदूषक दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक, जो अपने आप ही जाके प्रदूषण पैदा कर देते हैं, उनको किसी दूसरी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। दूसरे होते हैं सेकेंडरी, जो ये प्राइमरी होते हैं, ये वायुमंडल में कोई केमिकल रिएक्शन करके पैदा होते हैं, किसी एलिमेंट के साथ, किसी और मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। जैसे स्मोक का एग्जांपल आप दे सकते हैं, जिसमें फॉग और स्मोक, धुआं और कोहरा मिलके एक तीसरा, एक दूसरा टाइप का एक प्रदूषक बना देते हैं, ठीक, राइट। सो नाउ, प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? अब आपको दिख रहा है चारों तरफ, इसमें कोई बहुत बड़ी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने आप आंखें खोलो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो हम जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, वो हमारा जो एनवायरनमेंट कहलाता है, ठीक है, वातावरण, राइट। और प्रमुख स्रोत क्या है, तो जैसे औद्योगिक गतिविधियां हैं, औद्योगिक गतिविधियां मतलब फैक्ट्रीज लगेंगी, कुछ प्रोडक्शन करेंगी, उन कारखानों से, उद्योगों से निकलने वाला धुआं होगा, उनसे निकलने वाले केमिकल, जो उनका बचा हुआ कचरा होगा, विषैले तरल पदार्थ जो हैं, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। वो तीनों तीनों जो हमारे घटक हैं हमारे वातावरण के, चाहे वो वायु है, जल है या भूमि है, तीनों को प्रदूषित करते हैं। वायु को कैसे, धुएं और जो गैसें हैं, विषैली गैसें, उनसे, ठीक है। और ज़मीन को कैसे, जो विषैले पदार्थ हैं वो ज़मीन में जब जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, या वो उर्वरक नहीं रहेगी, फर्टाइल नहीं रहेगी। तीसरा, उनसे निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आपने देखा होगा यमुना नदी का क्या हाल है, वो झाग से भरी होती है, वो सारा क्या है, केमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं फैक्ट्रीज से, वो निकल के सीधा नदियों में जाते हैं, तो वो क्या है, जल को भी प्रदूषित करते हैं। दूसरा है वाहन उत्सर्जन। आज आपने देखा होगा कि वाहनों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, एक एक घर में चार चार पांच पांच गाड़ियां खड़ी हुई है, रोड पे पास लेने की जगह नहीं है, जगह जगह गाड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये किससे चलती हैं, फॉसिल फ्यूल से चलती हैं, जीवाश्म ईंधन से, जो पेट्रोल है, डीजल है। और इनसे क्या, जब ये जलते हैं उसके इंजन में, तो ये जो जहरीली गैसें हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, वो, और PM2.5 जैसे हानिकारक प्रदूषक जो है वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो दूसरा है वाहन उत्सर्जन। तीसरा है कृषि रसायन। आपने देखा होगा कि आपके बगीचे हैं, बाग हैं, या
आपने कोई सब्जी लगा रखी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, फफूंदी नाशकों का उपयोग करते हैं, या फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। तो उसके अत्यधिक उपयोग से क्या हो रहा है, मिट्टी और जल स्रोत दोनों दूषित होते हैं। मिट्टी कैसे, जब आप स्प्रे करेंगे तो कुछ तो उसके पेड़ पे जाएगा, पत्तों पे या उसकी टहनियों पे, लेकिन ज़्यादातर कहाँ गिरेगा, वो ज़मीन पे गिरेगा। तो उससे मिट्टी जो है वो आपकी प्रभावित होगी। साथ ही जब वो आपने छिड़क लिया तो उसके बाद मान लो बारिश हो गई, बारिश होने से क्या होगा, वो जो ये सारे कीटनाशक हैं या उर्वरक हैं, पानी के साथ घुल के वो नदी नालों में चले जाएंगे। उसी पानी को कोई पिएगा और इस्तेमाल करेगा, तो वो क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा, पहले से ही प्रदूषित था वो। उसके बाद है घरेलू अपशिष्ट, हमारे घरों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है, चाहे वो कूड़ा है, सीवेज है, या प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल है, वो भूमि और जल दोनों को प्रदूषित करता है। तो ये है प्रदूषण के मुख्य स्रोत। औद्योगिक गतिविधियां, उनसे तो उद्योग या कारखाने से निकलने वाला धुआं, रासायनिक अपशिष्ट जिसको हम बोलते हैं केमिकल वेस्ट, और विषैले तरल पदार्थ या गैसें, देन वाहन उत्सर्जन, कृषि रसायन और घरेलू अपशिष्ट। देन अब सबसे पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। क्यों, वायु जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, घटक है हमारे वातावरण का। बिना हवा के, बिना वायु के आप कुछ मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। और वायु प्रदूषण वह स्थिति है, जो हमने प्रदूषण की डेफिनेशन समझी थी वही सेम यहाँ पे। जब वायुमंडल में कुछ चीज़ें, कुछ तत्व ऐसे मिल जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, या किसी के लिए भी, चाहे वो हानिकारक गैसें हैं, चाहे वो धूल कण हैं, चाहे वो रासायनिक पदार्थ हैं, तो उनसे क्या होता है। अब मैंने कहा कि आपकी जो जो वायुमंडल है उसके अंदर सब तरह की गैसें होती हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, सभी होती हैं। लेकिन एक प्री डिटर्मिन्ड लेवल, उसको कहते हैं एक सामान्य स्तर, ये इतने स्तर तक चलता है। लेकिन उस स्तर से जब वो अधिक हो जाएगी तब वो प्रदूषण कहलाएगी। उससे क्या होगा, जो वायु का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। इससे क्या होगा, मानव है चाहे वो पशु पक्षी हैं, उनके जो जीवन पे है उस पे जो है वो गलत प्रभाव पड़ेगा, उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार प्रति वर्ष जो है वो 70 लाख से अधिक मौतें पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण के कारण होती है। आपने सुना होगा जैसे सर्दियां आती हैं तो दिल्ली में जो है वो प्रदूषण का स्तर, वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेड रेड वार्निंग, रेड जोन तक चला जाता है। तो उससे क्या होता है, जो श्वसन रोग हैं, जो ब्रीदिंग डिजीजेज हैं, वो लंग कैंसर, ये इस तरह की बीमारियां जो हैं वो लोगों में अक्सर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि वायु प्रदूषण क्या है। जो वायुमंडल में हानिकारक गैस, धूलकण और रासायनिक पदार्थ, उनकी जो कंसंट्रेशन है, जिसको सांद्रता कहते हैं हिंदी में, कंसंट्रेशन मींस वो कुछ वैल्यू है उनकी। जैसे मान लो वैल्यू इस तरह से, मान लो तुम आपके पास अगर 1 किलो, 1 लीटर तो आपने दूध लिया है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत 50-100 मिलीलीटर पानी चलता है। पानी भी चलेगा और थोड़ा कुछ और होगा तो इम्प्योरिटीज भी चलेगी। लेकिन अगर हम 100 की जगह 500 जो है पानी डाल देंगे और 500 ही दूध रखें, तो क्या हो जाएगा, वो एक तरह की ऐसी स्थिति होगी। इसी तरह से प्रदूषण भी है। जब एक एक लिमिटेड लेवल तक वो चीज़ें रहेंगी तो वो हानिकारक नहीं होती है। लेकिन जब वो उस स्तर से अधिक हो जाएंगी, चाहे वो गैस है, धूल कण है, रासायनिक पदार्थ है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी उससे, तो क्या होगा, ये सब के लिए फिर खतरा होगा, चाहे वो मानव स्वास्थ्य है, ह्यूमन हेल्थ है, पशु पक्षी है, या जो भी पारिस्थितिक तंत्र है उसके ऊपर। तो वायु प्रदूषण के मुख्य प्रदूषक कौन कौन से हैं, तो हमने इसमें गैसेस तो, वायु है तो गैसेस ही होंगी सारी की सारी। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड कब पैदा होती है, जब कोई चीज़ जो है पूरी तरह से नहीं जलती है, तो क्या होता है, उसमें गहरा जैसा धुआं निकलता है, और ये गंधहीन होती है लेकिन बहुत ही विषैली गैस होती है। और ये धीरे धीरे क्या करती है, ब्लड में जाके
जो ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, बंद कर देती है। आपने सुना होगा कई लोग के अंगीठी जला के सो गए और सुबह को वो बेचारे मृत मिले। तो यही कारण है, जो गैस बनती है जब कोयला बुझने लगता है तो उसमें से ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है, और ये क्या करती है, ये एक तरह का स्लो पॉइजन, स्लो डेथ होती है। इसमें जो इंसान है उसको समझ में नहीं आता, उसको वो धीरे धीरे वो पानी उसके ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की वो कम होने लगती है, और वो मतलब उसको नशा जैसा एक होते होते आखिर में वो एकदम जिंदगी अपनी ख़त्म कर देता है, हार जाता है, उसे पता ही नहीं चलता एक्चुअली। तो इस तरह का इफेक्ट इसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कोयला जलाने से या उद्योगों से जो उत्सर्जित गैसें होती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक मुख्य कारक है एसिड रेन का। एसिड रेन आपने सुनी होगी, जिसको कहते हैं अम्ल वर्षा। तो उसमें क्या होता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, चाहे वो फैक्ट्री से निकली है, चाहे वो कोयला जलाने से निकली है, वो क्या करती है, वायुमंडल में वो वायु में, हवा में घुली होती है, हवा के साथ मिली होती है। तो जैसे ही पानी मिलता है उसके साथ, मतलब बारिश होती है मान लो, तो क्या होता है, वो वाटर प्लस ये सल्फर डाइऑक्साइड मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो बहुत ही खतरनाक होता है, जहाँ गिरेगा या तो चीज़ों को काला कर देता है, स्किन डिजीज, स्किन बर्निंग, स्किन कैंसर, इस तरह की प्रॉब्लम्स। आपने सुना होगा कि ताजमहल का रंग जो है वो थोड़ा काला पड़ रहा है, उसके जो सफ़ेद मार्बल उस पर यूज़ हुआ है, तो उसका कारण यही माना जाता है कि उसके आसपास जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल के, और वहाँ पे ये अम्ल वर्षा करते हैं, एसिड रेन। तो एसिड रेन आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है आपको। एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन यही होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पर्यावरण में जब एक मात्रा से अधिक उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है, तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश क्या होती है, वाटर, H2O। तो वाटर के साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो जला देता है, काला कर देता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। देन नेक्स्ट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो वाहन हैं, आपकी गाड़ियां हैं, या बिजली के जो भी संयंत्र हैं, वो वहाँ से निकलती है ये, और इससे बनती है स्मॉग। स्मॉग जो मैंने बताया था, एक द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जो फॉग होती है बरसात में, आपने देखा होगा बादल जैसा आपको दिखेगा, सामने दिखेगा नहीं कुछ, तो धुंध जिसको आप बोलते हैं, स्मॉग, धुंध होती है, और उसके साथ धुआं मिल जाए। धुआं कहाँ से आएगा, आपकी वाहनों से निकला हुआ धुआं। तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, वहीं पे ट्रैप हो जाता है, और उससे क्या बन जाती है, स्मॉग। राइट। तो ये फेफड़ों को क्षति पहुंचाती है। और उसके बाद है पार्टिकुलेट मैटर। आपने सुना होगा दिल्ली का पार्टिकुलेटर मैटर जो है वो इतना हो गया, इतना हो गया। तो PM2.5 एंड PM10, सो ये होते हैं, क्या होता है एक्चुअली, ये अत्यंत सूक्ष्म धूल कण जो श्वसन तंत्र में गहराई तक पहुंचते हैं। तो इतने छोटे छोटे वो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो उन प्रदूषकों के, कि वो हमारी सांस के साथ हमारे फेफड़ों में जाके पहुंच जाते हैं, और रक्त में प्रवेश कर जाते हैं, और वहाँ से वो लंबे समय की जो बीमारियां हैं या रोग हैं उनको पैदा कर देते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। राइट। तो जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ेगा, तो वैसे वैसे इंसान की सेहत को खतरा होगा। तो ये वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रदूषक चार थे, हमने पढ़े। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत विषैली गैस है जो जो रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन को बाधित करती है। इसीलिए हमको सर्दियों में कहा जाता है कि कभी भी अंगीठी जला के या कोयले की अंगीठी जला के कमरे में नहीं रखनी चाहिए, रख के सोना नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो बुझने लगता है कोयला, तो उसमें से ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो ये धीरे धीरे निकलती रहती है, और ये शरीर के अंदर जो रक्त में जो आपके ऑक्सीजन है उसको उसको कंज्यूम कर देती है, और इंसान जो है वो एक तरह से नशे की स्थिति में चला जाता है, और उसके पता ही नहीं चलता, और ऐसे धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कोयला जलाने से या ज़्यादातर इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो है, तो ये एसिड रेन का एक प्रमुख कारक है। इसी से वो H2SO4 बनता है पानी के साथ मिलके। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो वाहनों और बिजली संयंत्रों से निकलती है, और पार्टिकुलेट मैटर जो बहुत सूक्ष्म धूलकण जो होते हैं, वो हमारे जो सांस लेने के जो तंत्र है, फेफड़ों से वो ब्लड उसमें स्ट्रीम में चले जाते हैं, और उससे क्या होता है, दीर्घकालीन मतलब हमारे को लंबे समय की बीमारियां हो जाती हैं।
अब वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? तो अब जहाँ से ये पॉल्यूटेंट निकलते हैं वही प्रदूषण के कारण होंगे। तो आपने देखा वाहन से निकलेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड, या राइट। तो वाहन से धुआं जो भी है, पेट्रोल डीजल के वाहन है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, उससे प्रदूषण पैदा होता है। दूसरा है औद्योगिक उत्सर्जन। आपने देखा जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, चाहे वो सीमेंट के, इस्पात के हैं, या कोई रसायन या विद्युत के संयंत्र हैं, ठीक है, मशीनरीज हैं, तो वहाँ से ये सारी गैसेस निकलती है। तीसरा है जीवाश्म ईंधन का दहन, जैसे कोयला है, तेल है, या प्राकृतिक गैस है, तो उसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो ये वायुमंडल में जाके प्रदूषण बन जाती है, राइट। तो वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है? तो जब आपने सबसे पहले इसके मतलब समझ लिया, कैसे होता है वो समझ लिया, अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो वायु है तो हमारे श्वसन श्वसन जो है, हमारी सांस लेने की, ब्रीथ, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा। और हमें जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जिनको श्वसन रोग कहते हैं, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, या लंग कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर, और दूसरी जो सीओपीडी जैसे रोगों में वृद्धि हो जाती है। और सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होता है इससे? बच्चे और बुजुर्ग, राइट। तो ये श्वसन रोग पहला प्रभाव। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि धरती का जो टेम्परेचर है वो पर ईयर राइज कर रहा है। तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। आपने देखा होगा, लोगों ने घर आपने ग्रीन हाउस देखे होंगे, लोगों ने बनाए होते हैं जहाँ पे सब्जियां वगैरह लगाते हैं। तो वो क्या करता है, जो ऊपर से उनको ढका होता है, तो वो जो वहाँ की जो गर्मी है उसको बाहर को जाने नहीं देता है, ठीक है। तो ये तो आपने वो टारपोलिन लगा के ग्रीन हाउस बनाया, लेकिन धरती के अंदर एक नेचुरल ग्रीन हाउस बन जाता है जब ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ये जाके धरती के ऊपर इसी तरह का एक छतरा बना देते हैं। उससे क्या होता है, जो हीट है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो पृथ्वी में से बाहर जानी चाहिए थी वो गर्मी, वो यहीं की यहीं रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है, और एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है। उससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है पृथ्वी का बढ़ रहा है। उससे बढ़ने से क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं, खासकर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वगैरह में है, तो वो क्या है, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गए। अब जब वो पिघलेंगे, जब वो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दिस आइस है, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं पहाड़ों के बराबर, तो जब वो धीरे धीरे पिघलने लगे तो क्या होगा, जो लो लाइंग एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, या आपके जो आइलैंड्स हैं, उनके डूबने का खतरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन भी बड़ी तेज गति से हो रहा है। इसलिए आप देख रहे होंगे आजकल कि जैसे अप्रैल का महीना आने वाला है और अभी तक बर्फ गिर रही है, ठीक है। और कई बार जुलाई अगस्त भी बीत जाता है लेकिन बरसात नहीं आती है, और आती है तो इतनी आती है कि फिर जाने का नाम नहीं लेती है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो हो रहे हैं। तीसरा है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जिसको एसिड रेन भी कहते हैं। इन तीनों के ऊपर आपको नोट्स आ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या है। तो ये दो गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये पानी के साथ, वर्षा बारिश होगी तो क्या होगा, उसके साथ पानी आए, पानी पानी गिरेगा ना, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और इन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्या बना देंगे, नाइट्रिक एसिड। दोनों के दोनों जो है वो बहुत ही खतरनाक एसिड्स हैं, ठीक है। वो जहाँ गिरेंगे, जिस चीज़ पे गिरेंगे उसको जला देंगे, ठीक है। या किसी भवन पे, जैसे मैंने कहा ताजमहल का एग्जांपल दिया, तो उसको काला कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एसिड है, राइट। तो इससे वन, भवन और जल स्रोत जो है वो क्षतिग्रस्त होते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, वायु प्रदूषण के प्रभाव, श्वसन रोग, ग्लोबल वार्मिंग, और अम्ल वर्षा, या जिसको हम कहेंगे एसिड रेन। तो कौन सी दो गैसेस से बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वो क्या करते हैं, पानी के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये बनाएगी नाइट्रिक एसिड HNO3, आई थिंक HNO3 और HNO4, राइट। देन वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अब हम कैसे वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो सोर्स है उसी को हम खत्म कर सकते हैं। स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करें,
जैसे स्वच्छ ईंधन क्या होता है, सोलर एनर्जी है, राइट, या जिसमें हम फॉसिल फ्यूल कम यूज़ करें, या इलेक्ट्रिक एनर्जी है, राइट। तो ये सारे क्या हैं, स्वच्छ ईंधन हैं। और सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें कि ठीक है, ये नहीं कि एक घर में 6 गाड़ियां हैं, आदमी 4 हैं, तो छोटे मोटे कामों के लिए भी लोग जो है वो पूरी की पूरी घुमा रहे हैं गाड़ियां, तो उससे क्या हो रहा है, एक तो प्रदूषण हो रहा है, दूसरा हमारे जो बहुत ही इकोनॉमिकली हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम बहुत सारा पैसा जो है इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं। और आजकल आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ये जो ईरान इसराइल और यूएस वॉर है, इसके बाद अभी अभी आपको कुछ दिनों में इसका जो असर है वो समझ में आने लगेगा। उसके बाद है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण, अब ये जो पेड़ हैं, ये एक तरह के हमारे ग्रीन लंग्स का काम करते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो भी ये प्रदूषण है, इसको कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि रिफाइनरी की तरह काम करते हैं। ये वहाँ से जो भी मिट्टी, धूल कण या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लेके अपना भोजन बनाएंगे और हमको वापस क्या देंगे, बढ़िया ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इनके द्वारा हम इनको वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, तो जल में जब हानिकारक रासायनिक या जैविक या भौतिक पदार्थ मिल जाएंगे तो उसे जल प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, जल स्रोत हैं, जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, या अंडरग्राउंड वाटर है जिसको भूजल कहते हैं, और समुद्र। तो इनमें जब हानिकारक रसायन रसायन हो, कोई जैविक या भौतिक पदार्थ, जैविक या भौतिक पदार्थ जब इनके अंदर मिल जाएं, कोई कुछ चीज़ गल रही है, सड़ रही है, ठीक है, और पानी के अंदर जब मिल जाएगी तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो यही पानी जब प्रदूषित हो जाएगा तो ये जिसको पिएगा या सिंचाई में जब हम इस्तेमाल करेंगे, या जो एक्वाटिक लाइफ है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो मछली है, चाहे वो मेंढक है, जो भी है, जो इस पे बेस्ड है, जब वो वहाँ पे उनको जीने के लिए फिर वो सही वातावरण नहीं मिलेगा, तो विश्व में लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है स्वच्छ पेयजल उनको नहीं मिलता है, राइट। देन जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं, वही जो वायु प्रदूषण के थे लगभग। इसमें वाहन वगैरह नहीं आएंगे, सिर्फ औद्योगिक परिशिष्ट, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, अपशिष्ट, राइट, वो कारखानों से निकलने वाला, जैसे रासायनिक या भारी धातुओं से युक्त जो जल है, जो वेस्ट वाटर है, उसको सीधा क्या करते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा यमुना नदी का जो हाल है, उसमें झाग, पूरा झाग से भरी होती है। वो झाग क्या है, वो किसी ने साबुन से नहीं धोया उसको, वो कहीं ना कहीं से इंडस्ट्री से निकला हुआ कचरा है वो, राइट। दूसरा है घरेलू सीवरेज, जैसे घरों से जो है वो आपने जो भी आपका वेस्टेज है, वेस्ट वाटर है, उसको आपने कहाँ मिला दिया, किसी नदी में या नाले में। तीसरा है कृषि रसायन, जो खेतों में हमने बात की थी कि स्प्रे करते हैं, फंगीसाइड है या चाहे वो इंसेक्टिसाइड है, तो क्या होता है, वो जब बारिश आती है तो पानी से बह के वो पानी में मिल जाता है और फिर वो नदियों को दूषित कर देता है। तो यह है जल प्रदूषण के स्रोत, मुख्य स्रोत। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट, दूसरा है घरेलू सीवरेज, तीसरा है कृषि रसायन। अब इसके प्रभाव क्या हैं, जैसे वायु प्रदूषण के अपने प्रभाव थे, वो ज़्यादातर क्या है, श्वसन संबंधी रोग जो है उनको करता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, चाहे वो लंग कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। और जल प्रदूषण जो है वो जल जनित रोग, जल से पैदा होने वाले रोग, जैसे हैजा है, जिसको कॉलरा कहते हैं, टाइफाइड है, डाइसेंट्री है, डायरिया है, हेपेटाइटिस है, तो ये खतरनाक बीमारियों को पैदा करता है। और आ, दूसरा है जलीय जीवन, जो एक्वाटिक लाइफ सिस्टम है। आपने सुना होगा कि किसी समुद्र में जो था वो ऑयल स्पिल हो गया, तो सारे जो जीव जंतु थे वहाँ पे, वो क्या है, वो बेचारे मर जाते हैं। तो उसमें पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, राइट। तो उससे क्या होता है, उसमें रहने वाले चाहे मछली है, कछुआ है, या कोई भी जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं, वो उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाती है। और तीसरा है पेयजल की कमी। जैसा मैंने पहले बताया था कि इस धरती पे लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो पानी है। हम चारों तरफ से पानी से घिरे हैं, लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे पीने योग्य जो जल है वो 2.5% से ज़्यादा नहीं है। और उसमें से भी आधा जो है वो कहाँ है, वो ग्लेशियर्स में है। तो हमारे पास लेस देन 1% पानी है इस धरती के ऊपर जो पीने योग्य है, सिंचाई
के इस्तेमाल के योग्य है, और उसमें से भी हम 70% कहाँ खर्च कर देते हैं? खेतों की सिंचाई में, राइट। तो ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है आने वाले समय में, स्वच्छ जल की उपलब्धता, राइट। देन जल प्रदूषण को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं हम? तो सबसे पहला है, अब जहाँ से प्रदूषण निकला है वहीं पे हम उसको खत्म कर दें। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। जैसे मान लो, आपने देखा होगा कुल्लू वगैरह जो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि नदी के किनारे जो है वो जो कचरा आता है पूरे शहर से, उसको पहले वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बने हुए हैं, वो उसको उसको क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। उसमें कुछ इस तरह की भौतिक और रासायनिक क्रिया करते हैं जिससे वो थोड़ा शुद्ध हो जाए, उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है या कुछ और चीज़ें हैं वो कम पड़ जाएं, कम हो जाएं, तो फिर हम उसको पानी में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, एसटीपी जिनको कहते हैं, और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से निकलने वाले जो एफ्लुएंट्स हैं, जो निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं, तो उनके लिए भी हम क्या लगाते हैं? ईटीएफ, ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, और दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट। अब जो औद्योगिक कचरा है उसको कहाँ पे उसका निपटान किया जाए, उसको उसको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, ताकि ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो, हमारे जो पानी के स्रोत हैं वो प्रदूषित ना हो। तीसरा है जागरूकता एवं नीति। और ये सारे जितने भी रूल्स बना लो, जब तक इंसान जो है वो इस बात को नहीं समझेगा कि ये जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए जन जागरूकता जो है बहुत ज़रूरी है। जल संरक्षण की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जितना आवश्यक है उतने ही जल का आप इस्तेमाल करें, उसको प्रदूषित ना करें। और कुछ सरकारी नीतियाँ, जैसे अभी नमामि गंगे परियोजना चली हुई है, वो जल प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, राइट। अब आखिरी जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो है सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण। जब वही बात है, जो डेफिनेशन एक ही है, जब जल में हानिकारक रासायनिक पदार्थ या भारी धातु या कीटनाशक या औद्योगिक अपशिष्ट मिल जाएंगे तो जल प्रदूषण हो जाएगा। अब वायु में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें गैसेस जब मिल जाएगी, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, तो वो वायु प्रदूषण कर देंगी। लेकिन जल और मृदा लगभग सिमिलर है, ठीक है। रासायनिक पदार्थ, हानिकारक भारी धातुएं, कीटनाशक या औद्योगिक अपशिष्ट जब जमीन में जाके मिल जाएंगे तो मृदा प्रदूषण का खतरा बढ़ जाएगा। अब मृदा प्रदूषण के कारण क्या है? वही है, कीटनाशक और उर्वरक, जो जल प्रदूषण के भी कारण थे, ठीक है। जब आप कुछ जो कीटनाशक हैं इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो रासायनिक कीटनाशक हैं कुछ तो बारिश से घुल जाएंगे और जल प्रदूषण पैदा कर देंगे, बाकी जो बचेंगे वो ज़मीन में चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा? ज़मीन में वो कई समय तक बने रहेंगे, और उससे जो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मिट्टी में, उसको नष्ट कर देंगे वो, और धीरे धीरे ज़मीन जो है वो बंजर होती जाएगी, उसके अंदर कुछ पैदा नहीं होगा। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब उद्योगों से निकलने वाले जो एफ्लुएंट्स हैं या वेस्ट है, राइट। तो चाहे वो खनन है या धातु उद्योग है, उसमें से निकलने वाला जो हैवी मेटल्स हैं, जैसे लेड है, मरकरी है या कैडमियम है, तो ये जो भारी धातु हैवी मेटल्स जिनको कहा जाता है, ये मिट्टी को विषाक्त बना देते हैं, उसको जहरीला बना देते हैं। जब वो जहरीली बन जाएगी, लेड या मरकरी या कैडमियम जैसे जो हैवी मेटल्स हैं, तब वो उसमें कुछ नहीं उपजेगा फिर, राइट। तीसरा है प्लास्टिक कचरा। आपने देखा होगा, आप चारों तरफ जो भी जाता है अपनी टॉफी खाता है और रैपर वहीं फेंक देता है, या पानी में बोतल में पानी पीता है उसको रास्ते में गिरा देता है, ठीक है। तो इस तरह क्या हो रहा है? ये प्लास्टिक जो है, कचरा जो है, वो जमीन के ऊपर बढ़ता जा रहा है, और एक इसको इसको मिट्टी में बना रहता है ये कई सैकड़ों साल तक, ठीक है। और इससे क्या होता है? जब ये उस मिट्टी को ट्रैप करके पूरा पत्थर की तरह बना देगा, ना उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचेगा, ना उसमें कोई मॉइस्चर बचेगी। तो इस तरह से बहुत बड़ा खतरा खतरा जो है वो प्लास्टिक कचरा है, राइट। देन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, और जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से जमीन पे फेंका जाता है। 62 मिलियन टन हर साल, राइट।
और मृदा प्रदूषण के कारण विश्व की लगभग 33% उपजाऊ भूमि जो है अपनी उत्पादकता खो चुकी है। ठीक है, तो ये सारे इसके कारण हैं। और प्रभाव प्रभाव क्या होगा? भूमि की जो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, उर्वरकता में कमी आएगी। ठीक है, और दूसरा जो है खाद्य श्रृंखला में, जैसे मान लो आपके ज़मीन है, खेत है, उसमें जो है वो विषैली हो गई है, वो तो वो लेड है, कैडमियम, वो क्या करेगा? वो आपके वही जो तत्व हैं वो आपके खाने में भी आ जाएंगे। जो पेड़ है वो वहीं से न्यूट्रिएंट्स लेगा, वहीं से पानी लेगा। तो जब वो ऑलरेडी वो पॉइजनस है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं हमारे फूड चेन में आ जाएंगी। फूड चेन में जब आ जाएंगी तो वो हमारे को भी वैसे ही प्रभावित करेंगी। ठीक है, और तीसरा है भूजल प्रदूषण। आपको पता है कि बहुत सारा पानी हमारा अंडरग्राउंड भी होता है, जैसे हम बोरवेल करके निकालते हैं। ठीक है, तो वो जब आप इस तरह के पॉल्यूटेंट्स ज़मीन के अंदर जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो जाके उस भूजल में भी मिल जाएंगे और उसको भी वो विषैला कर देंगे, विषाक्त बना देंगे। तो इस तरह के ये मृदा प्रदूषण के प्रभाव हैं। राइट, तब इसको नियंत्रित कैसे किया जाए? तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है बार बार कहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ताकि आप रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें, ताकि आप जल प्रदूषण को भी बचाएं, भूमि प्रदूषण को भी बचाएं, भूमि की उर्वरकता को भी बचाएं। तो इसलिए इसकी जगह जैव उर्वरक, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है कचरा प्रबंधन। अब बार बार बताया जाता है कि गीला कचरा एक तरफ, सूखा कचरा एक तरफ। अब आप लोग भी, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने घर में एक रूटीन बना लो। आपके घर में दो तरह के डस्टबिन होने ही चाहिए। एक वो जिसमें आप ठोस कचरा जो जो गल सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे कुछ और है, ठीक है, उसको उसमें रखिए। और दूसरे में रखिए वो जो अब खत्म हो जाता है, जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे सब्जी के छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, या कोई ऐसी चीज़ जो समय के साथ जो है मिट्टी में मिल जाती है। बस इतना ही करना है आपने। अगर आपने ये रूटीन, ये डिसिप्लिन अपने घर में तैयार कर लिया, तो जो जो आपका जो बायोडिग्रेडेबल है, जो सड़ने गलने वाला कचरा है, उसको आप ले जाके अपने जहाँ आप गोबर फेंकते हैं, जहाँ आपने गोबर का गड्ढा बनाया हुआ है, या जहाँ भी थोड़ा केंचुए डाल के वहाँ उसको डाल दो, वो अपने आप उसको खाद बना लेंगे। आपको दिखेगा ही नहीं, वो 10-15 दिन के बाद वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और जो सूखा कचरा है उसको आप अलग करके, उसका ये दो तरीके हैं, या तो आप कोई कबाड़ी वाला आपके पास आता है तो आप उसको दे सकते हो, आजकल प्लास्टिक भी ले रहे, राइट। अगर नहीं ले रहे, मान लो आप दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, कोई नहीं आता है वहाँ, तो वो आपके लिए आप उसको जला के ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम क्या करेंगे, जो गलने सड़ने वाला कचरा है उसको प्लास्टिक के थैले में बिल्कुल गांठ लगा के और उसको तब फेंकेंगे। तब क्या होगा, आपने जो है दोनों को, एक को जो गलने सड़ने वाला था उसको भी गलने सड़ने से रोक दिया, क्योंकि आपने टाइट गांठ बांध के उसको उसके अंदर बंद कर रखा है। ना वो गलेगा, ना वो सड़ेगा, ना वो जो बाहर वाला जो प्लास्टिक है, ना वो गलेगा ना सड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, आपने डबल नुकसान कर दिया। एक तो बदबू फैलेगी, दूसरा वो जो कचरा है कई सालों तक वैसा ही रहेगा। तो ये बुद्धिमत्ता अपने अंदर पाल लीजिए अभी से। आप सेपरेट करना शुरू कर दीजिए, अलग अलग ठोस कचरा और जो बायोडिग्रेडेबल है, जो गल सड़ जाता है, उसको अलग कर दीजिए। उसको आप कहीं भी मिट्टी में डाल दीजिए, वो खाद का काम करता है। राइट, और यही हम नहीं करना चाहते, और इतना भी नहीं कर रहे हैं हम। तो दूसरा है प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध, जो हिमाचल में तो लगभग एनफोर्स्ड है। लेकिन फिर भी कहाँ आप जो भी लेने जाओगे, चाहे मैगी है, चाहे बिस्किट है, चाहे टॉफ़ी है, कुछ भी है, वो तो प्लास्टिक ही उसी में आ रहा है। ठीक है, अ, तो तीसरे नंबर पे है फाइटोरिमिडेशन। फाइटोरिमिडेशन का मतलब है विशेष पदार्थ पौधों द्वारा मिट्टी की सफाई। और एक है बायोरेमिडिएशन। उसमें क्या करते हैं आप, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषकों का अपघटन। हमने ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा कर दिए जो पॉल्यूटेंट्स को ही वो डिग्रेड कर देते हो। ठीक है, और तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम मृदा